जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज है 9 सितंबर 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, एटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन हमेशा पूछने को दिखाई देता है और हमारे द्वारा वही करंट अफेयरों के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है जो आगे एग्जामों पर पूछने को दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? FADA कहा जाता है। क्या है? FADA, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए? ऑप्शन ए है रवि जैन, ऑप्शन बी है विवेक गुलाटी, ऑप्शन सी है उदित कुमार, ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, विवेक गुलाटी जी को क्या कर दिया गया है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश के बनने वाले पहले अध्यक्ष मैं बता देता हूँ विवेक गुलाटी जी कौन है। ये रहे विवेक गुलाटी जी, इन्हीं को नियुक्त किया गया। ठीक है, ये रहे विवेक गुलाटी जी, इन्हीं को क्या कर दिया गया है? अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। ये 35वें नंबर के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और ये उत्तर प्रदेश के बनने वाले पहले, कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश से बनने वाले पहले अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत और जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा की पॉइंट। जो गुलाटी हैं वो क्या है? FADA। ठीक है ना, FADA अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लेंगे? आशीष हर्षराज जी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? आशीष हर्षराज जी का स्थान लेंगे। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अतिरिक्त किस देश ने 5G तकनीकी के सहयोग में आगे कदम बढ़ाया है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा अमेरिका, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, अमेरिका और इजराइल। भारत के अतिरिक्त क्या है? अमेरिका और इजराइल ने, भारत हो गया, अमेरिका हो गया और इजराइल, तीन देशों ने क्या किया है? 5G तकनीकी सहयोग में आगे कदम बढ़ाया है। इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें क्या होगा? एक पारदर्शिता, सीधा, विश्वसनीय तथा सुरक्षित 5G संचार नेटवर्क इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। ठीक है ना, 5th जनरेशन। 5G का 5 का होगा 5वें नंबर की, जी का मतलब क्या होता है? जनरेशन। ठीक है, चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है इसका हमारा, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में क्या कर दिया गया है? सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ किया गया। लेकिन ये कहाँ पर शुरू किया गया ये जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, कोविड-19 के मद्देनजर को देखते हुए सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस को शुरू कर दिया गया है, जिसमें इनका नंबर क्या है? एक नंबर इनके द्वारा जारी कर दिया गया है 0522-323-07770। ठीक है ना, ये कॉल नंबर इनके द्वारा शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत यह होगा कि जो व्यक्ति अगर लखनऊ सिटी के अंदर में कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 से पॉजिटिव होता है तो लोग क्या कर सकते हैं? इस नंबर पर सिर्फ एक कॉल करके उस जगह पर क्या करा सकते हैं? सैनिटाइजेशन इसमें करा सकते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। लखनऊ होगी यहाँ की कैपिटल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल कौन है? आनंदी बेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। जिले कितने उत्तर प्रदेश में? 75 हो गए। राज्यसभा की 31 तथा लोकसभा की 80 सीटें तथा विधान सभा की कितनी सीटें हैं? 403 + 1 हो गया। ठीक, और विधान परिषद की कितनी सीटें? 100 सीटें। राष्ट्रीय चिन्ह लोक नृत्य हो गया और राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, अभ्यारण्य और बांध और अधिकारी भाषा यहाँ की हिंदी है। आराम से इसको पहुँच करके देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में पर कहाँ पर स्थित है। ये रहा उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 31 अक्टूबर 2020 तक कोरोना वायरस उपचार के लिए 3600 बेड जोड़ने की घोषणा
की है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत में हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने क्या कर दिया है, हाल ही में 31 अक्टूबर 2020 तक, ठीक है, कोरोना वायरस उपचार के लिए 3600 बेडों को जोड़ने की घोषणा कर दी है। और इनके कौन सी बेड है? ऑक्सीजन बेड को जोड़ने की व्यवस्था मतलब कब तक कर लेगा वो? 31 अक्टूबर 2020 तक। कितने? 3600। और इनके साथ आईसीयू, इंटेंसिव आईसीयू कितने? 564 आईसीयू बेडों को भी, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या था? इंटेंसिव केयर यूनिट बेडों को भी इसके अंतर्गत पे जोड़ा जाएगा। ठीक है, कहाँ पे जोड़ा जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। की पॉइंट, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल होगी और इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। और ज़िले कितने हैं यहाँ पर? 552 प्लस 3 नए ज़िले अभी बने हैं। चाचौड़ा हो गया, नागदा हो गया और मेहर 2020 में बने। ठीक है, राजधानी क्या है? भोपाल होगी। और मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल। राज्यसभा की यहाँ 11 सीटें हैं तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं। और आधिकारिक भाषा यहाँ की हिंदी है। और आप भी पॉइंट इसमें आराम से पहुँच करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में अहताए वकार नाम का सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन क्या है? हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में अहताए वकार नाम का सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है? पहला ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी है पुडुचेरी। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया गया? अहताए वकार नामक सुविधाओं का उद्घाटन कर दिया गया। आखिर हम जानेंगे कि आखिर ये अहताए वकार आखिर है, ठीक है क्या चीज़, ठीक है ना। अब सबसे पहले किसने किया उसके बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या है कि वहाँ के न्यायमूर्ति जो अभी है कौन है? गीता मित्तल जी। गीता मित्तल जी ने क्या किया है, जो सांबा जिले के अंतर्गत पे अदालत परिसर में क्या है, जो सांबा जिले में अदालत परिसर में अहताए वकार क्या है, कमज़ोर गवाहों के लिए बयान परिसर तथा शिशु गृह सुविधा का उद्घाटन किया। ठीक है, वहाँ पे क्या बनाया गया है जिसको क्या कहा जाता है? अहताए वकार कहा जाता है। उसका मतलब है कि कमज़ोर जो भी अदालत है वहाँ पर गवाह देने के लिए आते हैं तो गवाहों के लिए बयान परिसर होगा बैठने के लिए और शिशु गृह सुविधा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मुफ्त कानूनी सहायता और पुलिस सहायता की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। अहताए वकार का मुख्य उद्देश्य करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐसे जगह बनाना है जहाँ से वे अपनी दिन रचनात्मक और तथा मनोरंजन गतिविधियों को क्या कर सकते हैं? बिता सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर शुरू कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर। मैप पर जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ये पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 7, अब 9 हो गए। 8 और 9 दो नए कौन से बने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गए। यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें? 4 तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हो गई। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गुजरात राज्य से नई शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन का कार्यान्वयन के लिए कितने सदस्यों को शामिल किया है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 15 क्या कर लिया गया है? सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की है। क्या करेंगे? नई शिक्षा नीति को लागू कार्यान्वयन करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए। ठीक है, अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं हम। गुजरात कहाँ पर स्थित है? ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पे गुजरात ही हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा कोस्टल एरिया वाला राज्य भारत के 28 राज्यों के अंतर्गत पे कौन है? गुजरात ही है। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जिसे कहते हैं गुजरात। ठीक है, ये पूरा तटरेखा वाला राज्य बिलोंग करता है, इतना गुजरात हो गया। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 ईस्वी में। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रम नाथ। जिले कितने हैं यहाँ पर? 33। और राज्यसभा की 11 सीटें तथा लोकसभा की 26 सीटें तथा विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 182 सीटें हैं। और आप इसके अंतर्गत की पॉइंट को आराम से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में किसके द्वारा पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया है? राजस्थान की राजधानी जयपुर पर क्या कर दिया गया है?
पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया गया। ठीक है, कब किया गया अब हम जान लेते हैं। 8 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया और जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्रों के पत्रिका द्वारा समूह द्वारा क्या किया गया, प्रतिष्ठित द्वार बनाया गया है। ठीक है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या किया, राजस्थान पत्रिका समूह के मुख्य संपादक जो है कौन है, राजस्थान पत्रिका जो यहाँ पर प्रकाशित होता है गुलाब कोठारी जी द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें हैं, उनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई जिनका नाम क्या है, संवाद उपनिषद, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संवाद उपनिषद और अक्षर पात्रा का भी इनके द्वारा विमोचन किया। किसका विमोचन किया, संवाद उपनिषद और अक्षय पात्रा का विमोचन किया। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी। किसके द्वारा लिखा गया, राजस्थान पत्रिका के लेखक गुलाब कोठारी जी के द्वारा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राजस्थान के बारे में। पर कहाँ पर स्थित है, ये रहा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का गठन कब किया गया था, 30 मार्च 1949 ईस्वी में। जयपुर यहाँ की कैपिटल होगी और मुख्यमंत्री कौन होंगे, अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र होगी और मुख्य न्यायाधीश कौन है, इंद्रजीत मोदी। ठीक है ना, जिले कितने हैं यहाँ पर 33 और राज्यसभा की 10 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें तथा विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। और की पॉइंट आप इसको भी वॉच करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 6 सितंबर, ऑप्शन सी है 7 सितंबर, ऑप्शन डी है 8 सितंबर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 8 सितंबर को क्या किया गया, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया, 8 सितंबर 2020 को। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ISA। ठीक है, क्या कहा जाता है, ISA का द्वारा क्या किया गया, किसके द्वारा किया गया, ISA द्वारा क्या किया गया, वर्ल्ड विश्व सौर WSTS जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है ना, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, वर्चुअल समिट में शामिल होने के लिए क्या हुआ था, इसमें कौन सी चली थी, वर्चुअल समिट इसके अंतर्गत हुई थी। 149 कंट्रीज इसके अंतर्गत पे शामिल हो गए। कितने, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट कर लीजिएगा इसको। 149 देशों के लगभग 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें क्या किया है, पंजीकृत हुआ। इनमें 149 कंट्री शामिल हो गए, जिनमें क्या था 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लेने के लिए इसमें पंजीकृत किया। ठीक है, शिखर सम्मेलन क्या था कि सौर ऊर्जा के कला प्रौद्योगिकी की अभिनव अवस्था पर प्रदर्शन तथा विचार विमर्श करके सस्ती तथा टिकाऊ स्वस्थ हरित ऊर्जा को तेजी से बढ़ाना इसका मुख्य क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कहा जाता है। हाल ही में कब मनाया गया, ऑप्शन ए है हमारा 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 6 सितंबर, ऑप्शन सी है 7 सितंबर, ऑप्शन डी है 8 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, प्रतिवर्ष इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 की बात करें तो शिक्षकों की भूमिका तथा शिक्षा के उद्देश्य में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन दी कोविड-19 और इसके अंतर्गत क्या है, क्राइसिस एंड बियॉन्ड विषय पर भी केंद्रित होगा। ठीक है ना, किस चीज़ में होगा, पहले तो इसमें क्या होता था, शिक्षा केंद्र में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ क्या किया गया है, 2020 को में लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड विषय पर भी क्या किया जाएगा, ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, इन दिनों को क्या किया जाए, यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 ईस्वी को यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 14वें सत्र अंतर्राष्ट्रीय पर क्या किया गया था, जो दिवस आयोजित किया जाता है, तब इसको साक्षरता दिवस को घोषित किया गया। कब, 26 अक्टूबर 1966 ईस्वी में। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जमैका में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किए गए। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे रवि सिंह, ऑप्शन बी है आर मसाकुई, ऑप्शन सी है उदित पटेल, ऑप्शन डी है नीरज। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, आर मसाकुई को क्या कर दिया गया, जमैका में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया। अब हम मैप पर जान लेते हैं आखिर जमैका कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, ये रहा वर्ल्ड का मैप। यहाँ पर जैसे कि हम कहाँ पर जाते हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत पर जाते हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये कनाडा हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर ही है जमैका। ठीक है ना, यहाँ पर स्थित है जमैका। ये होगी, थोड़ा सा ये धुंधला डायग्राम है यहाँ पर, मैं आपको इसका जमैका का क्लियर व्यू पॉइंट बता देता हूँ। ये ठीक है ना, यहाँ पर है जमैका। ठीक है,
कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित हो गया जमैका। और यहीं के उच्चायुक्त किसे नियुक्त कर दिए गए हैं, आर मसाकुई को नियुक्त कर दिया। ये है आर मसाकुई, इन्हीं को क्या कर दिया गया है, जमैका का अगला उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया। वर्तमान समय की बात करें तो ये कहाँ के राजदूत हैं, जिम्बाब्वे गणराज्य के क्या हैं, भारत के राजदूत हैं। ठीक है, ये 1999 तथा 2001 में क्या थे, भारतीय रिजर्व बैंक में इनकी सेवा थी। कहाँ पर, 1999 से 2001 के बीच में। और अगर इनकी बात करें तो विदेश मंत्रालय में विदेश निर्देशक के रूप में भी इनने क्या किया है, काम किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रॉनिक तथा हार्डवेयर निर्माण नीति की घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, उसने नई इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हार्डवेयर विनिर्माण नीति की घोषणा की है। ठीक है, इनका मुख्य पर्पज़ क्या है कि 2025 के अंतर्गत पे लगभग 100 अरब डॉलर का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक उद्देश्य के उत्पादकों में 100 अरब डॉलर तक का बढ़ावा करेंगे। और 2025 तक का जो टोटल प्रोडक्शन होता है भारत में, उसका 25% केवल अपने राज्य में ही योगदान देने का क्या करेंगे, ये अपना योगदान बढ़ाने के लिए इन्होंने इस कदम को आगे बढ़ाया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि यह नीति जो बुद्धिशील मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2024 तक क्या किया जाएगा, 1 लाख से अधिक लोगों के लिए कौशल प्रशिक्षण भी इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। किसके बारे में, तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के बारे में हम जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई हो गया और यहाँ का गठन कब हुआ था, 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1900, ये रहा तमिलनाडु। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। इसके मुख्यमंत्री कौन है, ई के पलानीस्वामी हो गया, राज्यपाल कौन हो गया, बनवारी लाल हो गया, और पुरोहित जिसे कहा जाता है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, अमरेश्वर प्रताप शाही। और जिले यहाँ पर कितने हैं, 37, कितने हैं, 37 हो गए। राज्यसभा की 88 तथा लोकसभा की 39 तथा विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 234। ठीक है ना, और 234 हो गया। और आपकी पॉइंट आराम से यहाँ पर पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य की एक जिले को केंद्र सरकार द्वारा राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी तमिलनाडु के एक राज्य जिला जिसका नाम क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसका नाम है विरुधुनगर। विरुधुनगर को क्या कर दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य का पहला। ठीक है ना, तमिलनाडु का विरुधुनगर रहता है, इसके अंतर्गत पर जो क्या है, विरुधुनगर को क्या कर दिया है, विरुधुनगर तमिलनाडु का क्या बन गया है, केंद्र सरकार द्वारा पहला डिजिटल केंद्र व्यवस्था वाला ज़िला उनके आधार पर बन गया है। ठीक है ना, जैसे कि हमने पहले तमिलनाडु के बारे में की पॉइंटों को डिस्कस किया, इसी के अंतर्गत एक ये है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के पलानीस्वामी के द्वारा क्या किया गया है, ई के पलानीस्वामी। ठीक है ना, ई के पलानीस्वामी के द्वारा क्या किया गया है, 7 सितंबर 2020 को वहाँ के एडापट्टी के पलानीस्वामी के द्वारा क्या कर दिया गया है, चेन्नई में लगभग 15 शिक्षकों को क्या किया गया था, सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पुरस्कार को से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। अभी कुछ दिन पहले देखिए क्या किया था, उन्हीं में से राष्ट्रपति जी ने क्या किया था, शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया था। और उन्हीं के अंतर्गत क्या किया गया है, जो यहाँ पर चेन्नई में जो शिक्षकों को मिला है उनको वहाँ के ई के पलानीस्वामी के द्वारा पुरस्कृत किया गया, जिनमें कितने हैं, उनकी संख्या 15। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तीसरी वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चाइना। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी वियतनाम में क्या किया जाएगा, तीसरी वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा, वियतनाम में। कौन सी, तीसरी वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा, वियतनाम की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, हनोई पर। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, हनोई पर इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब